अस्सलाम वालेकुम। फिगर्स बता दें भाई, मुझे जल्दी जल्दी फिगर्स बोलें। नहीं नहीं कोई नहीं, मेरी फिगर्स लिखने तक पियो। किसी को ब्रेक आई हुई है तो करा जाके, मैं फिगर्स लिख लूँ जरा तब तक। रोटी छोटी, रोटी खानी है? क्या नाम है, क्या नाम था, जल्दी बताना यार। एएल ग्रुप था। डबल 160 960 माइनस 150 प्लस 290 प्लस 160 माइनस 20 अदर इन्वेस्टमेंट अच्छा ये ना मैं ब्रैकेट में वर्किंग कर देता हूँ, मुश्किल हो जाएगा ब्रैकेट में मेरे लिए। वो 1000 काट दें, वर्किंग का नाम पर दे देता हूँ। वर्किंग 4 चले। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट वर्किंग 5। और क्या था? करंट एसेट्स इन्वेंट्री 365 प्लस 190। अदर्स जी 295 प्लस 270। कैपिटल 1400 है। अब वो पता चल गया था ना कि इसमें एरर नहीं है। प्रीमियम 550 माइनस 2 इंटू 20। जी 692 315 मुझे लग रहा है मैंने उधर कुछ और भी लिखा था। अच्छा वो मैंने कल इसको जरा श्रिंक किया था। ओके ओके ओके। यार उठ के जा तो नहीं रहे। 20 इंटू 25 डेफर्ड। चलें खैर है, ब्रैकेट वो कर तो लिया ही था 200। और एनसीआई फेयर वैल्यू पे नहीं थी। कैपिटल 800 सरप्लस 105 रिटेन्ड अर्निंग्स 515 फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट थी प्रॉपर्टी की 160। हाँ जी
क्या की थी? अच्छा वो मैंने उसको इस्तेमाल नहीं करना आगे, बस ठीक है, वो मैंने कर ली थी पूरी। इसमें और कुछ नहीं करना आगे, इसलिए वो दोबारा नहीं लिख रहा। एल की रिटेन अर्निंग्स 618, इसमें फाइनेंस कॉस्ट लेस की थी 30, और इसमें किया था कुछ और, ऐड एसएल की रिटेन अर्निंग 445 लेस प्री एक्विजिशन 515 लेस इसमें से एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन 20, और बस। यार माइक वगैरह सब ठीक है ना? फोकस ब्लर तो नहीं कुछ? बस इतना ही था। पॉइंट नंबर कर लिया था। जी, पॉइंट 3 तक मैंने पूरा कर लिया था। चलें आगे, पॉइंट नंबर 4। एसएल ने 150 मिलियन की सेल्स की थी एएल को 20% मार्कअप पे, इनमें से 40% अभी भी स्टॉक में है यूआरपी। सेलर कौन है? तो यहां से लेस, कितनी जी? 150 मिलियन की थी, मार्कअप कितना? 20/120, स्टॉक में कितनी है? 40, 10 यहां से लेस, और गुड्स का यूआरपी है, और इन्वेंट्री से लेस। पॉइंट 5 और 0.6 और 7 ये एसोसिएट के होने लगे हैं अब। तो मैं ऐसा करता हूँ, इससे पहले ना ये बाकी 3 कवर कर देता हूँ, ताकि फिर 5, 6 और 7 पे आऊँ। पहले 8 पे आते हैं। कैसे पता ये एसोसिएट के हैं? पॉइंट 5 पीएल के 25% शेयर्स खरीदे एसोसिएट। 0.6 पीएल की इंफॉर्मेशन है। 0.7 एएल ने पीएल को मशीन बेची है। तो इनको बाद में करते हैं, पहले अगले पॉइंट्स देखते हैं। 0.8 ये क्या है? जो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट्स हैं इन पे फेयर वैल्यू का लॉस बनता है जो अभी रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, यानी ये कोई कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट नहीं है। पी की बुक्स के अंदर बस एक आईएस की अभी एक कमी रह गई हुई है, वो पूरा कर लेते हैं। तो उन पे लॉस है जो रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, अब कर लेते हैं। रिटेन अर्निंग से माइनस कर देते हैं और अदर इन्वेस्टमेंट्स में से माइनस कर देते हैं। वर्किंग 4 अदर इन्वेस्टमेंट सवाल में कितनी दी हुई है? इन्वेस्टमेंट सवाल में कितनी दी हुई है? 1000। इसमें जो एस में इन्वेस्टमेंट है वो भी इसके अंदर ही है, वो भी निकालनी है। और जो पीएल में इन्वेस्टमेंट है वो भी है अभी इसी में ही, लेकिन उसको निकाल के अलग शो करना। नहीं समझ आई। बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितनी आ रही है? बस इन्वेस्टमेंट ही लिखा है या अलग से कोई इन्वेस्टमेंट इन एसएल, इन्वेस्टमेंट इन पीएल अलग आ रहा है? तो जो कुछ है वो सब इसी के अंदर है ना। तो इसमें से जो एसोसिएट में होने वाली इन्वेस्टमेंट है उसको निकाल के अलग लिखना है।
वो भी हमें इस 1000 में से अलग करना है, और जो सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट है वो तो वैसे ही उड़ानी होती है, तो बाकी रह जाएंगी अदर इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, बाकी अदर रह जाएंगी, तो वो जो बाकी रह जाएंगी उनमें फेयर वैल्यू लॉस है जो अभी रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, तो यहां से भी लेस और रिटेन अर्निंग। बाईस है ना, ये मैंने पॉइंट नंबर 8 बताया है। देखें, पी ने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं बहुत सारी, वो सारी की सारी इसी 1000 के अंदर है। इनमें से जो सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट है वो भी निकालनी है यहां से, जो एसोसिएट में इन्वेस्टमेंट है वो भी यहां से निकालनी है। क्यों? ये चल रहा है उस्मान? नहीं चल रहा है, मतलब आवाज मेरी आती रहेगी, बट ठीक है, रहने दो ऑन। जो 1000 की फिगर है, उस 1000 की फिगर में से इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट क्यों निकाल के अलग करनी है? क्योंकि उसको हमने अलग से प्रेजेंट करना है ना, तो वो भी इसमें से माइनस करेंगे, और जो सब्सिडरी में होने वाली इन्वेस्टमेंट है वो भी इसमें से निकाल देनी है। तो बाकी क्या रह जाएगा? अदर इन्वेस्टमेंट्स। उन बाकी अदर इन्वेस्टमेंट्स पे 22 मिलियन का लॉस है जो रिकॉर्ड नहीं किया हुआ। IFRS 9 फेयर वैल्यू थ्रू P&L, लॉस चार्ज करेंगे, रिटेन अर्निंग में से माइनस और इन्वेस्टमेंट में से माइनस। ये मैंने पॉइंट 8 किया है। ओके, ये पॉइंट 8 किया है। पॉइंट नंबर 9 हमने कर लिया हुआ है। ये कहां कर लिया हुआ है? वो जो डेफर्ड में किया था। और पॉइंट 10 ये गुडविल में भी हम लोग करने लगे। और बस चलें पॉइंट 5, 6, 7 पे आते हैं। अब ये वो, अब देखें, अब वो है जो एसोसिएट पढ़ा था, उससे पहले सब सब्सिडरी वाला ही है। अब हम एसोसिएट वाला नॉलेज लाने लगे। पॉइंट नंबर 5 दोबारा पढ़ लें, आपको कौन सा कल पढ़ के याद आ गया होगा। पॉइंट 5 पढ़ लें। जी, एएल ने 1 जुलाई 2022 यानी इस साल में 6 महीने पहले 1 जुलाई 2022 को 25% शेयर्स खरीदे 91 मिलियन के। ये सीधी सीधी इन्वेस्टमेंट इन ए है जो खरीदे थे। अगले सेंटेंस का क्या काम है? उस दिन पीएल का शेयर मार्केट में इतने का था। होता रे, होता रे। एक डायरेक्टर उन्होंने वहां अपॉइंट करवा दिया है, होता रे। हमने इस एसोसिएट में इन्वेस्टमेंट को चूंकि अलग दिखाना है, तो ये वो 91 दी हुई है, तो इस 91 जो कि अभी फिलहाल इसके अंदर घुसी हुई है, यहां से निकाल लेते हैं। अच्छा, यहां से क्यों निकाल रहा हूं मैं? ताकि ये रिमेनिंग वाली इन्वेस्टमेंट रह जाए। तो इसको यहां से निकाल लिया और एक इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट की वर्किंग बना ली। इन्वेस्टमेंट की फिगर कितनी? 91। अब इसमें फिर हमने क्या करना है? ये जो इधर एसोसिएट का रिटेन अर्निंग का शेयर आना है वो इधर ऐड करना है। अदर रिजर्व्स है नहीं, तो सिर्फ यहां जो इसका शेयर निकलना है वो इधर हमने ऐड करना है। अगर कोई नेगेटिव गुडविल तो यहां भी ऐड, यहां भी ऐड। कोई इंपेयरमेंट होता तो यहां भी लेस, यहां भी लेस। यूआरपी होता तो फिर देखते कि पी ने ए को या ए ने पी को बेचा है। अब ये सब वो जो एसोसिएट का नॉलेज कल पढ़ा है अब वो आ रहा है। पॉइंट 5 की अंग्रेजी पढ़ लें, इस अंग्रेजी में बताएं अगर कोई एतराज है तो। पॉइंट 5 ओके। पॉइंट नंबर 6, ये मल्टीपल टाइम्स पास्ट में टेस्ट हुआ है। ये समझाने से पहले ना मैं आपको खुद से ही एक फिगर्स लेके एक बात समझा रहा हूं, सवाल पे बाद में आते हैं। रिटेन अर्निंग की वर्किंग में हम ए की रिटेन अर्निंग्स लेस प्री, फिर जो आंसर आता है उस पे 25 लगा के यहां लिखेंगे ना।
ये मैं रिटेन अर्निंग वाली वर्किंग का टुकड़ा लिया है। एसोसिएट की ईयर एंड की रिटेन अर्निंग माइनस प्री, उसका जो आंसर निकलेगा उस पर रेट लगा के यहाँ, बाकी चीज़ें फिर इसके बाद थी। यूआरपी था तो उसके बाद था, इम्पेयरमेंट थी तो उसके बाद थी। एसोसिएट की आज की रिटेन अर्निंग माइनस प्री, उसका जो रिजल्ट निकला उस पर 25% लग के इधर आना है। ये किया था कल। अगर एसोसिएट को खरीदे बस एक ही साल गुजरा है, मैं फिगर्स लेके बताता हूं। मिसाल के तौर पे ये 300 है और ये 210 है। अगर सिर्फ एक साल पहले ही एसोसिएट को खरीदा है तो ये अभी की रिटेन अर्निंग है, और ये मैं कह रहा हूं एक साल ही हुआ इसको खरीदे हुए, पिछले साल की रिटेन अर्निंग है। इन दोनों के दरमियान फिर बस साल का ही गैप हुआ ना। अगर पहला साल है तो बात कर रहा हूं, वरना अगर कई साल गुजर गए होते तो ये आज की रिटेन अर्निंग और ये वो कई साल पहले की रिटेन अर्निंग। लेकिन अगर सिर्फ एक ही साल गुजरा है तो ये इस साल के एंड की रिटेन अर्निंग और ये इस साल के स्टार्ट की रिटेन अर्निंग। इन दोनों में फर्क किस वजह से आया होगा? जो इस साल एसोसिएट ने प्रॉफिट कमाया होगा माइनस जो उसने डिविडेंड बांटा होगा। ये बात दोबारा देखें, अगर इस साल एसोसिएट की रिटेन अर्निंग शुरू में 210 थी और साल के एंड पे 300 है, तो ये 90 का फर्क क्या आया होगा? इस साल में पैट आया होगा लेट से 110 और डिविडेंड बांटा होगा 20 का। तो हम इस वक्त अगर 300 माइनस 210 करके उस पे रेट लगा के यहां लिख रहे हैं, तो अगर आपको ये भी नहीं दिया हो ये भी ना दिया हो, ये दोनों बता दिए हो, तो काम चल जाएगा कि नहीं? क्यों चल जाएगा? क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस यही तो है। हमने उस डिफरेंस पे ही तो रेट लगाना था। लेकिन ये काम सिर्फ कब चलेगा? जब एक साल ही हुआ है तो। क्योंकि ये होती है ईयर एंड की रिटेन अर्निंग, ये होती है जब एक्वायर किया था तब की रिटेन अर्निंग। अगर तो दरमियान में बस एक साल ही गुजरा है तो इन दोनों के दरमियान में जो फर्क है वो फॉर द ईयर प्रॉफिट और डिविडेंड ही का नेट है। ये बात समझ आई है ना? तो आपको सवाल में ना ये बताया है ना ये बताया, आपको प्रॉफिट बताया है और डिविडेंड बताया। पॉइंट नंबर 6 में बताया है प्रॉफिट और डिविडेंड। यानी आपको सवाल में 300 और 210 बताने की बजाय 110 और 20 बता दिए। तो अगर हम इन्हीं को नेट कर लें तो आंसर ये वही 90 निकल आएगा जिस पे शेयर लगा के यहां लिखना था। ये एक से ज्यादा दफा टेस्ट हुई हुई है ये चीज, लेकिन ये काम सिर्फ कब हो पा रहा है? जब एक साल हुआ है तो। अब ये आपको ज़बानी याद तो नहीं रहेगा। ये जो हमने रिटेन अर्निंग की वर्किंग में ये 2 लाइनें लिखनी होती हैं और इनके डिफरेंस पे रेट लगा के इधर आउटर कॉलम में लाना होता है। अगर पहला ही साल है तो आपको ये दोनों देने की बजाय पैट और डिविडेंड दिए हो सकते हैं, उनके नेट से भी यही आंसर आ जाएगा।
हाँ जी, चलें लिख लिया। तो पॉइंट नंबर 5 के अंदर 6 के अंदर आपको पीएल की रिटेन अर्निंग्स नहीं बताई जो फॉर द 6 मंथ्स, क्योंकि अब इन दोनों के दरमियान कितना गैप है, 6 महीने का, क्योंकि 1 जुलाई को तो खरीदें, तो इन 6 महीने का आपको पैट और डिविडेंड बताया है। लेकिन इसमें एक छोटा सा ट्रिक ये है कि आपको डिविडेंड नहीं बताया, डिविडेंड में जो पेरेंट का हिस्सा है वो बताया हुआ है। ये इसमें एक थोड़ी सी ट्रिकी चीज है। हाँ जी, ये जो डिविडेंड है ना, ये आपको पूरा नहीं बताया हुआ। आपको डिविडेंड वो बताया हुआ है जो शेयर है एएल का। तो अब हम दिस माइनस दिस, ये आंसर आता, इस पे 25% लगाते, इस पे ऑलरेडी 25 लगा के दिया हुआ है, सिर्फ पैट पे लगा के ये माइनस कर दें तो ये बन जाएगा। नहीं समझ आया? चले, नहीं समझ आया दोबारा बताता हूं। ये है 52 और मैं कह रहा हूं कि ये 20 था, तो क्या करते, ये फिगर कैसे बनाए, 52 माइनस 20, ये आ जाता, इस पे लगा लेते 25, कितना, 8। अब उन्होंने क्या किया कि ये 20 बताने की बजाय पेरेंट को पूरा 20 मिलियन मिला है, उसका 25% 5 मिला होगा ना, तो उन्होंने 20 की बजाय आपको 5 बता दिया। तो आप फिर सिर्फ 52 पे लगा लें 25, उसमें से 5 माइनस कर लें, 52 पे लगाएं 25, 13 में से 5 माइनस कर लें 8 आएगा, या फिर इसको ग्रॉस करके इसको 20 बना लें। तो ये 5 एएल का हिस्सा है। अच्छा, ये भी बेटे वो जो FAR 2 चल रही है, इसके बाद बस लंबी कहानी है, इसके बाद है, बैठना है बैठें, लेकिन इसके बाद है तकरीबन को आधा घंटा 50 मिनट, उसके बाद 40 मिनट आधा घंटा 40 मिनट तक छोड़ दूंगा। बैठना है तो बैठ जाए, नहीं तो आधे घंटे बाद आ जाए। नहीं, बिल्कुल ठीक रहेगा, लेकिन ये बात समझ आ गई? पहले तो ये बताएं कि ये वाली बात समझ आई है, पक्की बात है ना? तो आपको उन्होंने अब डिविडेंड बताने की बजाय एएल का जो हिस्सा है वो बता दिया है, तो इसलिए ग्रॉस कर लेते हैं। और यहां पर अच्छा, अब देखें ये पूरा हो गया हुआ, क्योंकि बाकी सारे पॉइंट्स खत्म हो गए। तो ऐड वो जो हम लिखते थे एसोसिएट की रिटेन अर्निंग्स माइनस प्री एक्विजिशन, फिर उस पर 25%, तो मैं सीधा सीधा लिख देता हूं शेयर इन पीएल रिटेन अर्निंग 52 माइनस 20 का 25%, 8। मैं बताता हूँ, इसको क्लोज करें। सत्तर ही था ना? जी, 52 नहीं समझ आया कि 20 नहीं समझ आया, या कुछ भी समझ नहीं आया? यानी 20 समझ नहीं आया ना? समझ आ गया कैलकुलेट कैसे हुआ है इंफॉर्मेशन के अंदर। हाँ, मतलब ये नहीं पहचाना जा रहा ना कि 20 कैसे करना है, 52 पता चल रहा है। अंग्रेजी देखें क्या लिखी हुई है 52 के बारे में,
पीएल का प्रॉफिट बताया भाई, नहीं पीएल का प्रॉफिट 52 है। 5 के बारे में क्या लिखा हुआ है? पीएल का डिविडेंड 5 है। नहीं, पीछे सेंटेंस शुरू करें। एएल शेयर आगे, हाँ, यानी पीएल के डिविडेंड में से जो एएल का हिस्सा है वो 5 है। देखो ये वाली बात समझ आई थी। तो एसोसिएट का प्रॉफिट जितना उसने फॉर द ईयर कमाया, एसोसिएट का डिविडेंड जितना उसने डिक्लेयर किया। अब आपको ये तो बता दिया पीएल्स प्रॉफिट, आपको ये नहीं बताया पीएल्स का डिविडेंड कितना है। आपको बताया कि इस पीएल ने जो डिविडेंड बांटा, वो जो शेयर होल्डर्स को मिला, उनमें से जो एएल को मिला वो 5 है। अच्छा, ये 20 टोटल डिविडेंड। हाँ, हमने तो यहां पर देखना है कि पीएल ने कितना प्रॉफिट कमाया और उसने कितना डिविडेंड दिया। तो 5 उसने डिविडेंड नहीं दिया, उसने 20 बांटा। 4 किसी को मिला, 6 किसी को मिला, 2 किसी को मिला, 5 एएल को मिला। तो 5 वो बताया हुआ है जो एएल को मिला है। AL has recorded its share of dividend 5 मिलियन। ठीक है। अच्छा, वो जो मैंने अब ये लाइन लिख दी है, ये लाइन इसका रिजल्ट है जो हम यहां लिखते हैं। पॉइंट नंबर जी, क्या हुआ? अच्छा, पॉइंट नंबर 6 की अंग्रेजी डन। लास्ट पॉइंट 7, यूआरपी पीपीई वाला। ये बिल्कुल कल जो लास्ट एडजस्टमेंट बताई थी, यूआरपी है पीपीई वाला। अगर पी ने बेचा है तो रिटेन अर्निंग से लेस, और 600 नहीं 180, रिटेन अर्निंग से लेस और इन्वेस्टमेंट से लेस। और अगर ए ने बेचा है तो यहां से तो लेस और पीपीई से लेस। तो यहां से तो हमने लेस करना ही करना है, तो इसलिए हम कह देंगे लेस यूआरपी। पीपी का यूआरपी तो आपके बाएं हाथ का खेल है। कब बेचा? 4 महीने। तो 60 वाला 108 का बेचा, 48 का प्रॉफिट, और रिमेनिंग लाइफ 4। अच्छा, वैसे मेरे ख्याल में आप बहुत काबिल हो गए हैं, तो मैं ब्रैकेट में ही करता हूँ। कितना कमाया? 48 माइनस 48 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4/12। ये क्या कर दिया? नहीं पता। प्रॉफिट में से एक्स्ट्रा डेप्शन माइनस करेंगे तो यूआरपी निकलेगा ना, लेकिन हमने ये पूरा यूआरपी नहीं लेना, हमने इसका 25% करना है।
ठीक है, कितना बना 11 यहां से लेस। अगर P सेलर है तो यहां से लेस और यहां से लेस। अगर A सेलर है तो यहां से लेस और PP से लेस। तो कौन सेलर है? AL। तो फिर यहां से लेस और यहां से लेस। So 1 सितंबर, 4 महीने गुजरे। आखिरी काम भाई, 1000 में से ये क्या कर दिया, इसको क्यों माइनस कर दिया? इसको अलग दिखाना था। और सब्सिडी वाली भी तो निकालनी है ना, कितनी है, कितनी है ढूंढें। कैसे? ना ना, ये माइनस करनी है ना इसमें से, क्योंकि एलिमिनेट करनी है। कैसे? ना, पता नहीं, आप बताएं कितनी, कैसे, कितनी? शाबाश। और शाबाश। हमने इस 1000 में से वो निकालना है जो इसमें है। देखें, ये 1000 की फिगर कहां से उठाई है? उसकी बैलेंस शीट में से उठाई है ना। तो उसकी बैलेंस शीट में तो वो आ रहा है जो उसने रिकॉर्ड किया हुआ है। उसने रिकॉर्ड किया हुआ है ये 304 और ये 27 रुपए पे। तो जो रिकॉर्ड है वो निकालना है। तो इसने रिकॉर्ड किया हुआ है 20 × 27 प्लस 304। इसमें जो है वो खत्म करना है ना, सही वाली थोड़ी माइनस करनी है। कितनी बोली थी? 844। चलें, बस खत्म हो गया सवाल। 43 है 88 73 नहीं यार, ए ने बेचा होता तो पीपी से माइनस करते। पेरेंट ने बेचा है, सॉरी ए नहीं, पीएल ने बेचा होता एसोसिएट ने, तो वहां से माइनस करते। ये एएल मतलब पेरेंट ने बेचा है। पेरेंट बेचे तो यहां से लेस, एसोसिएट बेचो तो पीपी में से लेस। 493 70%। 1106 40। गलती हो गई ना, गलती हो गई। क्या गलती हो गई? रिटेन अर्निंग में ऐड करना था। तो इसलिए सही तरीका क्या है कि पहले गुडविल क्लोज करें। 406 जल्दी से क्लोज कर दें, इंशाल्लाह बैलेंस शीट टैली होगी।
जी जी। अरे यार, वैल्यू एट एक्विजिशन 1580 का 30%, रिटेन अर्निंग्स 100 का 30%, 47। चल अब बोलिए क्या कह रही हैं। मूवमेंट इन सरप्लस में नहीं, डिस्क्लोजर में। हाँ, उस पर कैसे करें? सिर्फ ये वो एक बिल्डिंग थोड़ी है, पीपी में तो और पता नहीं कितना कुछ है। लेकिन हमने उस डिफरेंस को नहीं एडजस्ट करना, हमने सरप्लस ही को एडजस्ट करना है ना। हमने सरप्लस को उठा के नेट कर देना तो वो कॉस्ट मॉडल पे आ जाना है। तब भी हमने 150 ही करना था। फर्ज करो ये एक बिल्डिंग ही होती, फिर भी उससे क्या मिलता? चलो 960 एक ही बिल्डिंग है, मैं कहता हूँ। आप बताएं आगे क्या करना, बताएं। ठीक है, फिगर्स बोलें, क्या करूँ? फिर तो 150 होता ना वो। है क्या? नहीं, एसोसिएट मुश्किल हो गया या? अच्छा, चलो फिर एक और सवाल करते हैं। जल्दी टैली करें, फिर एक सवाल मैं कराता हूं और एक आपको होमवर्क दे देता हूं। हैं? क्या हुआ? लाइट नहीं आ रही? तो आपने खुद होमवर्क करना है ना, बिजली से थोड़ी कराना। तो इसीलिए तो मैंने कॉस्ट की क्लास डिले करके आपकी पहले कर दिया, ताकि आप होमवर्क कर लें। ये मेरे खुलूस पे शक कर रहे हैं आप? हैं जी? रक्षिप रक्षे पे कह रहा हूँ, रक्षे पे। अरे रक्षे पे आया हूँ ना। चलो मेरी वापसी तक रुको मेरे साथ, कॉस्ट पढ़ा लूँ पहले मैं, फिर जब जाने लगूंगा तो देख लेना। जज़ाकल्लाह। इतने में तो मैंने खुद टैली कर लेनी थी यार। हो गई बैलेंस। चलें जल्दी से एक सवाल पढ़ें फिर। ऑटम 21 वाला सवाल। ऑटम 21। अच्छा, ये जो पैक की बुक में ढूंढना है ना सवाल, तो ये मिलेगा आपको एसोसिएट वाला चैप्टर 1। ये 26th एडिशन में पेज 152 पे ऑटम 21 अटेम्प्ट का सवाल है, सफवी और खुदरी लिमिटेड। ये पढ़ लें, करता हूं।
एक सवाल होमवर्क कर देंगे, एक एक परसों कर देंगे, नहीं करना तो ना करें। स्प्रिंग 21 होमवर्क है और मैंने अपने फॉर्मेट पे शेयर किए हुए आपसे सॉल्यूशन, एक्सेल की एक फाइल भेजी थी ग्रुप में। आईकैप वाले सॉल्यूशंस ठीक है सारे, लेकिन वो डिफरेंट स्टाइल से वर्किंग कर रहे होते हैं, तो मैंने फिर आपको जिस तरह से वर्किंग सिखाई है ना, उस फॉर्मेट पे सॉल्व किए मैंने सारे, वो आपको एक्सेल की फाइल शेयर की है। शीट्स अलग अलग हैं, एक्सेल की फाइल में शीट्स होती हैं, तो हर अटेम्प्ट की अलग अलग शीट बनाई हुई है मैंने। तो स्प्रिंग 21 होमवर्क है, अभी मैं करता हूं ऑटम 21। ऑटम 21 अभी करते हैं, स्प्रिंग 21 होमवर्क है। रिकॉर्ड टाइम में सवाल पूरा करते हैं। पेज 152 है 26 एडिशन में, 27 में पता नहीं आगे पीछे होगा, सेम है। ऑटम 2021 अटेम्प्ट का सवाल है। सफवी एंड खुदरी लिमिटेड। अच्छा, आईकैप के हर पेपर में ना एक थीम चल रहा होता है, जैसे इस अटेम्प्ट में जितने भी सवाल थे वो खजूरों के नाम पे थे। एक सवाल है अजवा लिमिटेड, इस सवाल में सफवी लिमिटेड है। हाँ जी, अगर आप पढ़ लें तो मैं करूं। ठीक है,
चले भाई, ये मैं कर रहा हूँ ऑटम 21। सबसे पेरेंट का नाम क्या है? SL एज एट 2000 PP 2390 1210 और इंटेंजिबल्स हैं 525135 और इन्वेस्टमेंट और भी कोई है या बस वही है? यानी बस इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है? अच्छा, ये वो है जो एसोसिएट वाली है, सब्सिडरी वाली इन्वेस्टमेंट लिखी ही नहीं हुई। तो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट वर्किंग फॉर, और क्या है नॉन करंट में? हैं? चलें 2-3 लाइनें छोड़ दें। आगे करंट में कितनी? 1200 600 और 1485 445। कैपिटल 25। प्रीमियम 10। आगे रिटेन्ड अर्निंग्स वर्किंग 2 और लाइबिलिटीज, बस लाइबिलिटीज कितनी? 1320 190। SL की रिटेन अर्निंग्स 1280 और सब्सिडरी कौन है? KL की रिटेन अर्निंग 1200। और AL में इन्वेस्टमेंट की हुई है 540। जाग रहे हैं? जल्दी जल्दी नोट करें, सवाल पूरा करना। अच्छा, अब ये कंसोलिडेशन का क्या हासिल है, क्या सीखा इसमें? किसी काबिल भी हुए कि बस क्लासें गुजारी हैं? एसोसिएट पे प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अरे इसमें भी मेन सवाल तो यही है।
इन्वेस्टमेंट इन पीएल और ये वो आप अदर इन्वेस्टमेंट में शायद घूम गए हैं, क्या मतलब? तो ये उसी तरह के तो सवाल है। अरे तो एक सवाल प्रैक्टिस हो गया, एक और हो गया, और होमवर्क हो गया तो चल जाएगा। ये होमवर्क करेंगे तो होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। तो इसी तरह का ही है ना। अच्छा चलो ये एक और करते हैं ना, फिर देखते हैं। वो सुनने पहला पहला सवाल किया था आपने, इसको इकट्ठे नहीं पढ़ाया जा सकता। सब्सिडरी प्रॉपर कंसोलिडेट होती है, ये नहीं होता है। दोनों को मिक्स करके कैसे पढ़ा सकता हूं? पहले सब्सिडरी पूरी करेंगे तो एसोसिएट तक पहुंचेंगे ना। दोनों डिफरेंट चीजें हैं। इसलिए अगर एसोसिएट में बीच में एक एडजस्टमेंट की तरह कराऊंगा तो दो अलग अलग कंपनीज हैं। एक को पूरा कंसोलिडेट करना है, दूसरे को नहीं करना है। एक में एलिमिनेशन करनी है, दूसरे में नहीं करनी है। कैसे साथ चलाएंगे? तो इसलिए अलग ही पढ़ाया जाता है। जल्दी भाई। पॉइंट नंबर 1, एटी % शेयर्स खरीदे 1 अक्टूबर 2020, यानी इसी साल में 9 महीने पहले, और सिर्फ थी ही शेयर एक्सचेंज, और उसको भी पेरेंट ने रिकॉर्ड ही नहीं किया, तभी तो बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। तो अब कर लेते हैं, कितने शेयर्स दिए अपने? 1 for 1। एस के शेयर्स थे कितने? सब्सिडरी के शेयर्स थे कितने? 100। 80% ले लिए, 80, और बदले में अपने कितने इशू कर दिए? 80। तो उस 80 का हमने इशू करना रिकॉर्ड ही नहीं किया, यानी कैपिटल प्रीमियम दोनों में ही रिकॉर्ड नहीं है। तो अब कर लेते हैं। तो इन्वेस्टमेंट आ जाएगी 80 शेयर्स इनटू हमारे एक शेयर कितने का है इस वक्त? 25। कितना बना है? 2000। इस 25 में से 10 कैपिटल में और 15 प्रीमियम में। तो यहां पर ऐड कर लेते हैं 10, और यहां ऐड कर लेते हैं 15। और पॉइंट 1 में क्या है? पॉइंट 9। 80 मिलियन कैसे आया? सब्सिडरी का कैपिटल कितना है? 1000। ये तो रुपए हैं। शेयर्स कितने हैं? 100 मिलियन। हमने कितने लिए उसमें से? 80%, 80 मिलियन। 80 लिए, और 1 for 1 अपने भी 80 ही इशू किए, तो अपने 80 इशू किए हैं। पॉइंट नंबर 9, एनसीआई फेयर वैल्यू पे। पॉइंट 9 एनसीआई फेयर वैल्यू पे। तो एनसीआई के पास कितने शेयर्स रह गए? और उस वक्त सब्सिडरी का एक शेयर कितने का है? 23 रुपए का। तो फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई हो गई 460। पॉइंट नंबर 1 हो गया पूरा।
पॉइंट नंबर 1 डन। पॉइंट 2, एक्विजिशन डेट पे सब्सिडरी के नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू में फलाने फलाने मसले थे। पहला बुलेट पॉइंट, इन्वेंट्रीज। अच्छा, हमने फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट सिर्फ पीपी की करनी होती? सब की करनी होती है, इन्वेंट्री की भी करनी है। तो इन्वेंट्री की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कितनी? हाँ जी, 100 या 40%, 60%? क्यों 100? क्योंकि एक्विजिशन डेट की एडजस्टमेंट करनी है। उस वक्त जितनी इन्वेंट्री थी वो 240 बुक वैल्यू और 340 फेयर वैल्यू वाली थी। फिर बाद में क्या हुआ वो बाद में रिटेन अर्निंग में देखते हैं। गुडविल की वर्किंग में फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट 100 आएगी। एस का कैपिटल कितना? 1000। प्रीमियम है कोई? नहीं है। तो प्री एक्विजिशन रिटेन अर्निंग कितनी? 1000। और फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट इन्वेंट्री की 100 यहां ऐड और इन्वेंट्री में ऐड। लेकिन इन्वेंट्री में ऐड करने से पहले आपको मैं फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट याद करवाऊं। उसमें हमने पढ़े थे 2 कॉलम। जिस एसेट की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है अगर वो आज भी कायम है तो फिर रेलेवेंट एसेट में ऐड, और अगर आज वो नहीं है तो फिर एस की रिटेन अर्निंग से लेस। ये शुरू बचपन की बातें। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट अगर वो एसेट आज भी बुक्स में मौजूद है तो रेलेवेंट एसेट में ऐड, और अगर अब वो नहीं है तो फिर थोड़ी रेलेवेंट एसेट में ऐड, फिर सब्सिडरी की रिटेन अर्निंग में से लेस। उस वक्त इन्वेंट्रीज जो मौजूद थी 240 उनकी कैरिंग अमाउंट थी, फेयर वैल्यू इनकी 340 थी। यानी 240 बुक वैल्यू और 340 फेयर वैल्यू, मतलब 100 मिलियन फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट वाले वो एसेट जिनमें से 60% पे वो राइट वाला कॉलम लगेगा, 40% पे लेफ्ट वाला कॉलम लगेगा। मैंने फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट पढ़ाई थी ना, तो उसमें 2 हिस्से किए थे। वो एसेट्स जो आज भी बुक्स में मौजूद हैं और वो एसेट्स जो आज बुक्स में नहीं हैं। अगर बहुत दूर नहीं किसी पुराने बक्से में नहीं रख दिया तो वो एडजस्टमेंट खोल के देख लें। कंसोलिडेशन के एसओएफपी वाले नोट्स। पहुंचे? उसमें मैंने आपको 2 शाखें बना के दी थी कि या तो वो एसेट्स आज भी बुक्स में मौजूद हैं या नहीं है। अगर आज भी बुक्स में मौजूद हैं तो फिर रेलेवेंट एसेट में ऐड करना है, अगर आज बुक्स में नहीं है तो रिटेन अर्निंग में से लेस करना है। तो ये जो इन्वेंट्री उस दिन मौजूद थी उसमें से 60% बिक गई है, बाकी 40 वो आज भी है। तो हम इस 100 में से 40 के साथ आज बुक्स में मौजूद है वाला सलूक करेंगे और 60 के साथ आज बुक्स में मौजूद नहीं है वाला सलूक करेंगे। तो गुडविल की वर्किंग में तो 100 ही ऐड होगा, लेकिन इन्वेंट्री में 40 ऐड होगा और रिटेन्ड अर्निंग में से 60 लेस होगा। अब ये कोई एसोसिएट वाली नई चीजें नहीं है, ये पेरेंट सब्सिडरी वाला ही सवाल चल रहा है। यहां पूरा 100 ऐड, यहां से 60 लेस और यहां 40 ऐड।
ठीक है, चलें आगे। जाग रहे हैं ना, अभी कॉस्ट की क्लास भी है। दूसरा बुलेट पॉइंट, सब्सिडरी की एक लैंड थी जिसकी बुक वैल्यू 0 थी। क्यों 0 थी? क्योंकि इनको मुफ्त में मिली थी और इन्होंने इसको रिकॉर्ड करना ही मुनासिब नहीं समझा। तो क्या करें? उन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया, मर्जी उनकी, नहीं किया। बुक वैल्यू 0 है, हमें तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट करनी है, तो हम इसकी फेयर वैल्यू पे एडजस्टमेंट करेंगे 50 या 40 या 10, 50, 40 या 10, 50, क्योंकि एस ने इसको रिकॉर्ड किया ही नहीं हुआ। चलो मान लो कर लेते और तब उन्होंने गवर्नमेंट ग्रांट की अकाउंटिंग 2018 में की होती तो ठीक है, 40 पे की होती, नहीं की, उन्होंने की ही नहीं। तो हमारे नजदीक रेलिवेंट क्या है कि 0 बुक वैल्यू है। अब हमने उसको 50 तक पहुंचाना है, तो 50 की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है। तो 50 की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट गुडविल की वर्किंग में यहां ऐड और पीपीई में ऐड। जी पॉइंट नंबर 2 डन। अभी तक एसोसिएट वाला नहीं है ये काम, तो ये रेगुलर 80% रेगुलर सवाल ही है। पॉइंट नंबर 3, पेरेंट ने सब्सिडरी को एक सॉफ्टवेयर बेचा, लाइसेंस बेचा, और ये आ गया यूआरपी। तो बेचा है पी ने, इसलिए यहां से लेस। ब्रैकेट में कर दूं? हैं? कितना प्रॉफिट कमाया? 30 माइनस जिंदगी कितनी इसकी, लेकिन कितने महीने पुरानी बात है? जी यहां से लेस और यूआरपी है, यहां से लेस और पीपी से लेस। इंटेंजिबल एसेट बेचा है, यहां से लेस। पॉइंट 3 डन। डन। पॉइंट 4, गुडविल की इंपेयरमेंट है, तो पहले देख लेते हैं गुडविल में और कुछ है कि नहीं। 0.5, 6, 7, 8 बस। तो गुडविल हो गई क्लोज। $21.50 है। 310, इसमें से इम्पेयरमेंट लेस। कितनी लेस? 60, यहां से लेस, गुडविल की इम्पेयरमेंट है। और कहां से? एनसीआई फेयर वैल्यू पे है, तो यहां से लेस। $60। .5, अच्छा पिछले सवाल में ना एक पॉइंट पूछा नहीं आप लोगों ने, मैंने भी नहीं बताया। एसोसिएट की गुडविल क्यों नहीं निकाली? डाटा नहीं था, डाटा नहीं था, वरना जरूर चेक करते। डाटा ही नहीं था।
इस सवाल में भी डाटा नहीं, हम नहीं चेक कर सकते, तो इसलिए एसोसिएट की गुडविल हम नहीं कर सकते इस सवाल में भी। जी जनाब, 0.5 25% शेयर्स खरीदे हैं अंबारा के, तो बस ठीक है, खरीदें तो खरीदें, ओके। उसकी फिगर हमारे पास 540 है, ठीक है बस। उसका शेयर उस वक्त कितने का था, होता रहे, तो 0.5 बस 25% बताने के लिए था। आगे 0.6, ये बिल्कुल वही वाला पॉइंट आ रहा है। शेयर्स कब खरीदे थे हैं? 1 जुलाई 2020, मतलब साल पहले। तो अब भी क्या है कि आपको उन्होंने वो ईयर एंड की रिटेन अर्निंग वगैरह बताने की बजाय फॉर द ईयर प्रॉफिट बता दिया। तो फॉर द ईयर लॉस भी बताया है और फॉर द ईयर ओसीआई भी बताया है, यानी अदर रिजर्व में जिसने जाना था वो भी बता दिया, रिटेन अर्निंग में जिसने जाना था वो भी बता दिया। ओसीआई वाला लॉस है नहीं, बस इनकम का है 60 बिलियन, अदर कंप्रिहेंसिव इनकम 60 बिलियन बस। तो गेन भी तो हो सकता है ना, क्यों लॉस पे ही क्यों जिद कर रहे हैं? वो नेट लॉस उसने प्रॉफिट को कहा है, पीबी पैट को, तो पैट लॉस है लेकिन ओसीआई अदर इनकम है। तो वो जो हम लोग एसोसिएट में अदर रिजर्व्स का हिस्सा और रिटेन अर्निंग का हिस्सा लिखते हैं ना, तो उसने वो ईयर एंड की और एक्विजिशन की फिगर्स बताने की बजाय बस फॉर द ईयर फिगर्स बता दी। क्यों? ये पहला ही साल है, तो इसलिए अदर रिजर्व्स का हिस्सा यहां ऐड, कितना 60 का यहां ऐड और इन्वेस्टमेंट में ऐड और अदर रिजर्व्स में ऐड। तो अदर रिजर्व्स पहले से तो कोई है नहीं, अदर रिजर्व्स अलग से कोई होते तो उसमें ऐड और इन्वेस्टमेंट में ऐड। अदर रिजर्व्स कोई अलग से है नहीं, मैंने फेस पे लिख दिया। और रिटेन अर्निंग बिल्कुल वही जो पिछले सवाल में किया था। पिछले सवाल में क्या किया था, एसोसिएट का पैड दिया हुआ था, तो वो हम यहां लिख लेते हैं, एड शेयर इन, एसोसिएट का नाम क्या है, एल। कितना लिखूं, कितना लॉस है, 280 इंटू जी 70। पिछले सवाल में भी यही किया था, यहां भी यही किया है कि जो उसके शेयर था रिटेन अर्निंग में यहां लिख लिया, यहां लिख लिया है, लॉस था ना, वो ऐड तो वैसे ही सिंबॉलिकली लिख दिया ना, लॉस था लेस कर दिया यहां और यहां। एसोसिएट की रिटेन अर्निंग का हिस्सा रिटेन अर्निंग में और इन्वेस्टमेंट में, तो यही किया है मैंने, यहां लिखा है और यहां लिखा। अदर रिजर्व्स का हिस्सा इन्वेस्टमेंट में ऐड और अदर रिजर्व्स में ऐड, यही किया है एसोसिएट का। और आखिरी नहीं, एक और है, पॉइंट नंबर 7, बिल्कुल सेम पिछले वाला सवाल वाला पॉइंट।
पीपी का यूआरपी है, किसने किसको बेचा है? पेरेंट ने एसोसिएट को बेचा ना, बिल्कुल सेम जो पिछले सवाल में किया था। तो यहां से लेस पेरेंट ने बेचा है, यहां से लेस और यहां से लेस, सेम ही है पिछले सवाल वाला। कितना कर दूं ब्रैकेट में? कितना कमाया प्रॉफिट? 100 कमाया माइनस 100 की जिंदगी। मुझे नहीं पता। अच्छा अच्छा, चलें ठहरे ठहरे बताता हूं। 200 मिलियन का बेचा है 100% गेन पे, तो 100% गेन का मतलब, हाँ जी, दो 200 का बेचा है, 100% गेन कमाया है, 100%। ये इतना सिंपल नहीं है। 100% किसका? इसका 100% या इसका 100%? कैसे पता? अच्छा, इसको आपने तुक्के से शायद कर लिया, वरना है, वरना अभी मैंने वहां 100 लिखा है और मुझे आवाजें आई सर 200 नहीं होगा, तो 200 पे भी तो वोट है ना। हाँ, तो ये देखना पड़ेगा कि 100% मार्जिन के मार्कअप। इसमें ना सवाल में खामोशी है, गैर अखलाकी हरकत है, एग्जामिनर को बताना चाहिए था। लेकिन मेरे ख्याल में इसमें स्टूडेंट जो भी करेगा ना उसको सही मानना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको लेते हैं कि ये मार्जिन था तो ये किसका परसेंट 100 है? 200 का, और 200 के 100% का मतलब है कि 200 ही। वही बता रहा हूं ना, ये जो प्रॉफिट है ये परसेंटेज में किसकी परसेंट? मार्जिन के मार्कअप। इसको भाई परसेंटेज कैलकुलेट करनी है ना, तो प्रॉफिट या तो इसके ऊपर कैलकुलेट होता है या इस पे होता है। अब वो 100% किसका 100% है? अगर आप कहते हैं सेल वैल्यू का 100% है तो इसका मतलब प्रॉफिट भी 200 है, तो बुक वैल्यू कितनी थी फिर? 0। और अगर आप कहते हैं नहीं इसका 100% है तो फिर ये भी 100 है और ये भी 100 है। ऐसे कैसे कह रहा है? हाँ, 200 का बेचा है, लिख दिया 200, और 100% किसका? ये कैसे पता का ही होगा? हाँ, तो उसने अज्यूम किया ना, तो स्टूडेंट कुछ और भी अज्यूम कर सकता है। प्रॉफिट परसेंटेज ज्यादातर मार्कअप होता है कि मार्जिन होता है? ज्यादातर मार्जिन होता है। तो अब जो मार्जिन लेगा तो वो तो इसी का 100% लेगा, मतलब ये 200, तो जब ये 200 तो फिर ये 0। तो इसलिए इस सवाल वाले ने 100% को एक्सप्लेन नहीं किया, करना चाहिए था। इसने जो किया हुआ है ना, किया ये हुआ है, किया ये हुआ है। और इसकी थोड़ी बहुत लॉजिक समझ आती है कि जब इसकी रिमेनिंग लाइफ बाकी है तो बुक वैल्यू 0 होनी बनती नहीं है, तो इसलिए ये 100 था और ये 100 का गेन है। लेकिन अगर किसी ने ये अज्यूम किया हो ना कि 100% मार्जिन है और प्रॉफिट 200 था और ये 0 था, तो इंग्लिश के एतबार से गलत वो नहीं होगा। लेकिन चूंकि एसेट की लाइफ रिमेनिंग अभी बाकी थी तो बुक वैल्यू 0 होनी बनती नहीं है, तो इसलिए ये वाला है। तो प्रॉफिट 100 है और अब 100 में से माइनस कर देते हैं रिमेनिंग लाइफ, और कितना अर्सा गुजर गया? नहीं ना, इनटू
25%। कितना आ गया जी? 20 यहाँ से लेस, इन्वेस्टमेंट से लेस, और ये रिटेन अर्निंग से लेस। कॉस्ट वाले बेचारे। नहीं यार, आप सारे ही मेरे बच्चे हैं, मुझे सबकी ही बहुत फिक्र है। बस खत्म हो गया, आखिरी जब तक है जहां। पॉइंट नंबर 8 लास्ट, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, इम्पेयरमेंट लॉस दिया हुआ है, क्या करें? वेरी गुड, जबरदस्त। कहां से? यहां से। और तो इसमें क्या मुश्किल है मुझे बताएं? इम्पेयरमेंट कितनी है? यहां से लेस और यहां से लेस। बस अब बाकी समेटना है, वो तो आप समेट ही लेंगे। कल मैं फिर एसोसिएट इनकम स्टेटमेंट कराता हूं, है? नहीं कल अगर आप कर लेते हैं तो कल ये डिस्कस, कल एक और होमवर्क दूंगा, परसों वो डिस्कस। लें यार, बहुत मुश्किल काम था ये। ले, फेयर वैल्यू 460, रिटेन अर्निंग्स 80 का 20%। ये एनसीआई की वर्किंग रह गई थी, क्योंकि वो जो कुछ भी है वो हम इधर कर चुके होते हैं। बस हो गया, चलें जी जाएं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।